नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहले चरण की वोटिंग खत्म, दूसरे फेज के लिए घमासान तेज। गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा, गिरिराज सिंह के बयान पर मचा सियासी बवाल। पंजाब के पूर्व डीजीपी और पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, बेटे की मौत से जुड़ा है मामला। सीजीआई गवाही ने रखी बॉम्बे हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की नींव, कहा ये न्याय का मंदिर बने 7 स्टार होटल ने। लोगों की खुदकुशी का कारण बना चैट जीपीटी, कंपनी ओपन एआई के खिलाफ दर्ज हुए 7 मुकदमे। सीबीआई ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और अन्य के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर, जो कि 35 साल के हैं, उनकी हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अकील अख्तर 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एफआईआर के मुताबिक मृतक और उसके परिवार के बीच असंतोष पनप रहा था। एफआईआर इस आरोप पर दर्ज की गई है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब के पूर्व लोक निर्माण मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर, जो वर्तमान में पंचकुला के मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 में रहते हैं, उनकी 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुस्तफा ने अपने बेटे को खोने को एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख बताया और इस पर जोर दिया कि अकील 18 साल से ड्रग्स की लत से जूझ रहा था। उन्होंने अपने बेटे की मौत का कारण ओवरडोज बताया और गड़बड़ी के आरोपों को छोटी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। मुस्तफा ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, अगर मैं दोषी हूं तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि मुंबई में बनने वाली नई बॉम्बे हाईकोर्ट इमारत फिजूल खर्ची से दूर रहे और न्याय का मंदिर बने, न कि 7 स्टार होटल। बुधवार को बांद्रा में इस इमारत की नींव रखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए सीजीआई गवाही ने जोर दिया कि नई इमारत साम्राज्यवादी ढांचे की तरह न दिखे, बल्कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। सीजीआई ने सुझाव दिया कि नई इमारत में फिजूल खर्ची से बचा जाए और याद दिलाया जाए कि जज अब जमींदार नहीं रहे। बता दें कि पूरे प्रोजेक्ट पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। सीजीआई ने कहा, कुछ अखबारों में पढ़ा कि इमारत फिजूल खर्ची वाली है। 2 जजों के लिए एक लिफ्ट साझा करने का प्रावधान है। जज हाई कोर्ट के हों, ट्रायल कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, सभी संस्थाएं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के तहत देश के आखिरी नागरिक की सेवा के लिए काम करती है, समाज को इंसाफ देने के लिए। उन्होंने इमारत की भव्यता और आइकॉनिक संरचना बनाए रखने पर जोर दिया। सीजीआई ने कहा, कोर्ट इमारतों की योजना बनाते वक्त हम जजों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हम नागरिकों और मुकदमेबाजों की जरूरतों के लिए मौजूद है। ये इमारत न्याय का मंदिर बने, 7 सितारा होटल नहीं। अमेरिका की कंपनी ओपन एआई के खिलाफ 7 मुकदमे दायर किए गए हैं। इनमें दावा किया गया है कि कंपनी का चैट जीपीटी लोगों को खुदकुशी करने और वहम में डालने का कारण बना। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को पहले कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, वो भी इसके शिकार हो गए। ये मुकदमे गुरुवार को कैलिफोर्निया की राज्य अदालतों में दाखिल किए गए। इनमें गलत तरीके से मौत, खुदकुशी में मदद, अनैच्छिक हत्या और लापरवाही के इल्जाम लगाए गए हैं। मुकदमे सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट की तरफ से 6 वयस्कों और 1 किशोर की ओर से दायर किए गए हैं। सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर के संस्थापक वकील मैथ्यू पी बर्गमैन ने बयान दिया, ये मुकदमे जवाबदेही की मांग करते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी 40 को इस तरह डिजाइन किया है, ये हर उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि के यूजर को भावनात्मक रूप से फंसाए। इसे बिना जरूरी उपायों के बाजार में उतारा गया है। बर्गमैन ने आरोप लगाया कि बाजार में दबदबा बनाने और यूजर को ज्यादा देर तक जोड़े रखने की जल्दबाजी में ओपन एआई ने सुरक्षा से समझौता किया और भावनात्मक हेरफेर को नैतिक डिजाइन से ऊपर रखा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 नवंबर को बिहार की विधानसभाओं में धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा में हरिभूषण ठाकुर बचौल, गया जिले की वजीरगंज विधानसभा में बीरेंद्र सिंह के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। उनकी सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या युवा, हर वर्ग का समाज उनकी बात सुनने सभा स्थल पर पहुंचा। सीएम मोहन यादव बिहार में जनता को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।
उन्होंने जनसभा में ये भी कहा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। वो कांग्रेस के नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी कहीं ना कहीं जमकर बरसे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, दुश्मन बहुत चालाक है, विपक्ष के नेता कितने प्रकार के झूठ बोलते हैं, चुनाव में कांग्रेस और साथियों की नैया डूबती देख नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव में बेईमानी का दावा कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि अब बिहार चुनाव में यही होगा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 25 साल की महिला ने चींटियों के डर से अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि ये घटना 4 नवंबर को हुई। महिला की शादी 2022 में हुई थी और उसकी करीब 3 साल की बेटी है। वो साड़ी के सहारे पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक उन्हें बताया गया है कि महिला बचपन से ही चींटियों से डरती थी और उसकी पहले भी पैतृक शहर मंचेरियल के एक अस्पताल में काउंसलिंग की गई थी। घटना वाले दिन महिला ने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था और कहा था कि वो घर की सफाई करने के बाद उसे ले आएगी। पुलिस ने बताया कि सुबह काम पर गया, उसका पति शाम को लौटा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर आए तो देखा कि उनकी पत्नी फंदे से लटकी हुई है। घटनास्थल से बरामद एक सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं माफी चाहती हूं कि मैं इन चींटियों के साथ नहीं रह सकती। बेटी का ख्याल रखना, सावधान रहना। पुलिस ने कहा ऐसा प्रतीत होता है सफाई करते समय उसने चींटियां देखी होंगी और डर के कारण उसने यह कदम उठाया होगा। अमीनपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए गुरुवार को पहले फेज की वोटिंग चल रही है हो चुकी है और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपना वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद उन्होंने उंगली की स्याही दिखाते हुए अपने साथ अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के साथ फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ कैप्शन में सत्ता परिवर्तन वाला पोस्ट किया। लालू यादव ने पोस्ट किया कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो चल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। बता दें कि पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान के लिए बिहार में प्रचार प्रसार शुरू किया जा चुका है। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता, एनडीए के कई बड़े नेता और महागठबंधन के भी नेताओं ने कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान लखीसराय में डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला हुआ था। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच सड़क पर बहस हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अजय सिंह पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने अजय सिंह का अल्कोहल टेस्ट किया, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अजय ने कहा डिप्टी सीएम को हारने का डर सता रहा है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। इधर दूसरे फेज के प्रचार के लिए पीएम मोदी औरंगाबाद और कैमूर में रैली करने पहुंचे, जबकि राहुल गांधी की भागलपुर और बांका में रैलियां होंगी। अमित शाह भी जमुई, भागलपुर और पूर्णिया पहुंच चुके हैं, जबकि तेजस्वी पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बांका की रैलियों में शामिल हो चुके हैं। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम और कुख्यात आरोपी सलमान लच्छी के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। सूत्रों की माने तो सूरत शहर की क्राइम ब्रांच टीम आरोपी सलमान लच्छी को पकड़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है आरोपी ने क्राइम ब्रांच के एक जवान पर चाकू से वार किया। इस अचानक हुए हमले के बाद क्राइम ब्रांच के पीआई ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान चली गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी की माने तो सलमान लच्छी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। क्राइम ब्रांच इस फायरिंग की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। आर्थिक नगरी सूरत में जमीन के कारोबार के नाम पर करोड़ों की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूरत सिटी क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने सरकारी जमीन को निजी बताकर एक कारोबारी से 12 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सूत्रों के माने तो सूरत के कर्मशी भाई जो जमीन के कारोबार से जुड़े हैं, अक्सर गांधीनगर आते जाते रहते थे। इसी दौरान उनकी पहचान लक्ष्मण गायडनाथ योगी नाम के व्यक्ति से हुई, जो खुद को जमीन दलाल बताता था। धीरे धीरे 6 अन्य आरोपी भी कर्मशी भाई के संपर्क में आए और सभी ने मिलकर सरकारी जमीन सस्ते दामों में दिलाने का झांसा आरोपियों ने कर्मशी भाई को विश्वास दिलाया कि उनकी गांधीनगर सचिवालय और राजस्व विभाग में गहरी पकड़ है और ये जमीनें कानूनी रूप से उनके नाम पर कराई जा सकती है।
इस योजना के तहत गिरोह ने राजस्व विभाग और अन्य सरकारी दफ्तरों के फर्जी हस्ताक्षर, मोहर और दस्तावेज तैयार कराया। आरोपी दस्तावेजों को इतना असली जैसा बना देते थे कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। कर्मशी भाई को विश्वास हो गया और उन्होंने कुल 12 करोड़ रुपए अलग अलग किश्तों में दे दिए। पुलिस सूत्रों की माने तो इस गिरोह के तार गांधीनगर और अहमदाबाद तक फैले होने की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद और बड़े खुलासे होने की संभावना है। प्रसिद्ध रघुकुल मार्केट में एक दुकान में आग लगने की घटना से व्यापारिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मार्केट के अंदर स्थित मनोज सिल्क नाम की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में दहशत और भगदड़ का माहौल पैदा हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। 4 अलग अलग फायर स्टेशन के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। फायर विभाग की त्वरित और समय पर की गई कार्यवाही के चलते आग को विकराल रूप धारण करने से पहले ही सफलतापूर्वक काबू में ले लिया गया। सौभाग्य से इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। भेस्तान में रहस्यमय लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बंद फ्लैट से नजीर अहमद की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की तब पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, जबकि मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सूरत में एक युवक को चाकू की नोक पर धमकाकर बेरहमी से पीटा गया और अपमानित किया गया। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें युवक हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में एक बड़ी राहत की खबर यह आई है कि इस वीडियो के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुआ युवक महाराष्ट्र के पुणे से सही सलामत मिल गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने युवक को महाराष्ट्र के पुणे से बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस युवक का बयान दर्ज कर रही है और इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है। अमानवीय हिंसा का ये वीडियो न केवल सूरत बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होती क्रूरता के पीछे सच्चाई जानना और दोषियों को सजा दिलाना बेहद अहम और जरूरी है। कच्छ के लखपत तालुका के पुनराजपुर गांव पहुंचे गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सीमावर्ती गांव का निरीक्षण किया और वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, सरपंचों और युवाओं से संवाद कर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सांघवी ने बताया कि राज्य के 30 वरिष्ठ IPS अधिकारी भी इन सीमावर्ती गांवों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने पुनराजपुर को देश का पहला गांव और गुजरात का प्रवेश द्वार बताते हुए कहा कि सीमावर्ती गांव ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ग्रामीणों से असामाजिक गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। कार्यक्रम में अबडासा विधायक प्रद्युमन सिंह जडेजा, कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल, रेंज IG चिराग कोडिया समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री की पारंपरिक कच्छी तरीके से स्वागत जो है वो किया गया और उन्होंने ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग भरूच कार्यालय द्वारा भरूच जिले के विलायत GIDC स्थित कलेक्ट्रेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में एक जरूरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विलायत, दहेज, पालेज, जम्बूसर और साइखा GIDC की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप निदेशक DB गामित, सहायक निदेशक विमल हलवड़िया और अधिकारी आशुतोष मैरैया ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उद्योगों में दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने हेतु सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना था, जिसमें विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में स्थैतिक आवेश के कारण होने वाली आग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदमों पर जोर दिया गया। पूर्व उप निदेशक DK दवे ने अलग अलग विषयों पर गहन जानकारी दी, जबकि DB गामित ने पिछले वर्ष हुई दुर्घटनाओं और मौतों का विस्तृत विश्लेषण पेश किया। सैखा और विलायत के उद्योगपतियों ने औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्च मानकों को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विलायत और सैखा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ साथ उद्योग जगत के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गैर नियमित रूप से काम कर रही 4 निजी अस्पतालों पर जांच और कार्यवाही की गई है। इनमें 2 अस्पतालों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पहला मामला पंचमहाल जिले के दीप चिल्ड्रन हॉस्पिटल से सामने आया है, जो गोधरा में है, जहां एक्सपायर्ड दवाएं मिली।
पीआईसीयू और एनआईसीयू के मानक पूरे नहीं थे और एमबीबीएस डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। हॉस्पिटल को तुरंत सस्पेंड किया गया है। दूसरा मामला भरूच की काशिमा हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, नर्सिंग स्टाफ योग्य नहीं थे और फायर एनओसी तक उपलब्ध नहीं थी। इस अस्पताल को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं पंचमहाल की चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल, कालोल और दाहोद की चिल्ड्रन एंड नियोनेटल केयर देवगढ़ बारिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दाहोद के हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड दवाएं मिली और प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया गया। आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले। मानवता के खिलाफ कोई भी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ संदेश दिया कि जो भी अस्पताल सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अमरपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी मंत्री जयंत राज के समर्थन में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और मृणाल शेखर ने रोड शो किया। मौके पर मंत्री जयंत राज मौजूद रहे। रोड शो कुल्हड़िया गांव से आरंभ हुआ, जो रास्ते में पड़ने वाले दर्जनों गांव होते हुए डुमरामा साथ ही शहर के अलग अलग चौक चौराहे से गुजरा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग बाइक और 4 पहिया वाहन लेकर रोड शो में शामिल हुए। अपने चहेते नेता को देखने के लिए सड़क किनारे दोनों ओर लोगों की काफी संख्या और भीड़ लगी हुई दिखाई दी। मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज पहले चरण की वोटिंग हुई है, जिसमें एक तरफा जीत एनडीए की हुई है। 121 सीटों में 100 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। अब की बार मोदी और नीतीश की लहर में 200 के पार सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। इस दौरान मृणाल शेखर ने लोगों से जयंत राज को जिताने की अपील की है। देखिए, ये जो अमरपुर में हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं वो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं और इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि यहाँ तीर चलेगा 11 तारीख को और कमल खिलेगा। यहाँ से जब 1 नंबर वाली बटन दबेगी तो यहाँ के लोग सुशासन स्थापित करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे और जो अमरपुर विधानसभा का जो सपना है उसको पूर्ण करने की दिशा में लोग मतदान करेंगे। ये हजारों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 के पहले बिहार की पहचान कट्टा, क्रूरता और कुशासन के तौर पर होती थी। इससे पहले जंगलराज वाले खुद को शहंशाह समझते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिन्होंने बिहार को अंधकार में धकेलने का काम किया है, आज फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिहार को फिर से पिछड़ेपन में नहीं लौटना है तो एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए सरकार में ही संभव है, क्योंकि ये सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक कर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए भी नजर आए और खासतौर पर घुसपैठ मुद्दे को उन्होंने हवा दी। जनता से कहा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर घुसपैठियों को यहां से खदेड़ सकते हैं। पीएम ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आरजेडी को मौका मिलता है वहां वो घुसपैठियों को बढ़ाते और बचाते भी हैं। फारबिसगंज में पीएम के भाषण को सुनने बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। फारबिसगंज में लोगों ने कहा कि हम लोग घुसपैठियों को एनडीए सरकार बनाकर यहां से घुसपैठियों को भगाएंगे। वहीं कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न कराने के लिए अररिया जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सूरत जिले में वन विभाग अधिकारी आरएफओ सोनलबेन सोलंकी को गोली मार दी गई है। जी हाँ, घटना कामरेज जोखा मार्ग पर हुई। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक जानकारी की माने तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आरएफओ सोनलबेन को किन परिस्थितियों में गोली मारी गई है, लेकिन उन्हें गोली कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है। फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है और इसको लेकर संदेह जताया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जो सामने आई है। घटना जो है वो जैसे ही इसकी सूचना मिली, सूरत जिला पुलिस का एक काफिला तुरंत मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। आरएफओ सोनलबेन को गोली मारने के कारणों का पता लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है। सोनलबेन सोलंकी सूरत योजना विभाग में कार्यरत थी। उनके पति सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर हैं। सूत्रों की माने तो सोनलबेन सोलंकी ने घर में कलह के चलते आत्महत्या का प्रयास किया और खुद को गोली मार ली। 2 दिन पहले सोनलबेन ने कामरेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कार में एक जीपीएस ट्रैकर चालू हालत में मिला था।
इस शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनके पति और उनके परिवार के साथ पारिवारिक विवादों को लेकर अलग अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। सोनलबेन को कई बार धमकियां भी मिली है। ये जीपीएस ट्रैकर डिवाइस किसी ने उनके लोकेशन जानने के लिए लगाया है, ये भी उनका कहना था। पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच में जो है वो जुट गई है और देखने वाली बात यही होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। गोली चलाने के पीछे की वजह क्या थी, ये कब तक सामने आती है, इसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।